So when do you call somebody profitable? The longer you stay in this game, तभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आता है। $7.1 trillion का ट्रेड होता है पर डे। इट्स कंसीडर्ड द बिगेस्ट मार्केट देयर इज फॉर ट्रेडिंग, राइट? तो एग्जैक्टली ये फॉरेक्स होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। सो बट अभी जो करंट सिनेरियो हो रहा है, डॉलर का जो वर्ल्ड डोमिनेशन है, The yuan became the second most used currency for trade finance. It is making quiet moves. It wants to push the Chinese currency, the yuan, into the global spotlight. वो धीरे धीरे चाइना खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं। डॉलर का डोमिनेशन तुम एक झटके में रिड्यूस नहीं कर सकते। यू नीड 3 to 4 decades टू डोमिनेट डॉलर। हमने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब फ्राइडे खरीद लिया, मंडे ओपन होने के बाद देखा इतना नीचे चला गया, तो उधर क्या होगा? मेरा अकाउंट ब्लो नहीं हो जाएगा उधर? इंडिया पे फॉरेक्स को ग्रे जोन में माना जाता है। क्यों माना जाता है? लीगैलिटीज क्या है? फॉरेक्स इज लीगली बैंड एज पर फीमा एक्ट। फॉरेक्स क्यों बैन किया हुआ है? इंडियन लॉज आर एंड जुडिशरी आर बहुत उल्टा है। ये लोग फॉरेक्स को बैन करके रखे हैं लेकिन फ्यूचर्स को अलाउ किया है। जो लोग बेसिकली इंडिया में रहते हैं, ट्रेडर, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद, जैसे मॉरिशस, दुबई है, बाहर कंट्री में चले जाते। क्या रीजन है इसका? कुछ जन बाहर चले जाते हैं, इंडियन नेम से कुछ रजिस्टर्ड कंपनीज खोलते हैं, वहाँ से पैसा ट्रांजैक्शन होता रहता है। इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें टैक्स लग क्या? हम लोगों ने 2021 या 22 में सीतारमण के बजट पे हम लोगों ने सुना था I'm not doing anything to legalize it or ban it. सपोज आप एक FIU रजिस्टर्ड या ब्रोकर में हो, डेल्टा एक्सचेंज में आपने 5 लाख का प्रॉफिट किया, आपने एक सर्टेन उसको विथड्रॉ करना है, उसके ऊपर तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा वगैरह तो लगेगा ही, उसके ऊपर से एक 30% एडिशनल क्रिप्टो टैक्स रहता है। So what are the actual legal ways you can take out your money after you've done trade on your forex? इधर यू शो इट एज अ फ्रीलांसर इनकम। दूसरा है प्रॉफर्म्स के वे। प्लेटफॉर्म जो टर्म बहुत हॉटकेक है मार्केट में, बहुत सारा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं खेलना है फंडेड अकाउंट में, कभी भी ग्रो होते हैं फंडेड अकाउंट तो I personally have made around 22 lakh rupees in Propfirm payouts. प्लेटफॉर्म को दबा के प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। सो एक्चुअली आप बोले व्हाट इज प्लेटफॉर्म, बहुत ही आसान लैंग्वेज पे कि ऑडियंस समझ पाए। प्रॉफर्म एक मैकेनिज्म है, एक प्रोप्राइटरी फर्म बाहर लोकेटेड है, वो तुमको एक अकाउंट देगा, उसके बदले में तुम ये है एक पे आउट का सर्टिफिकेट। कितना महीने में निकला है ये? सिर्फ 14 दिन में। एंड व्हाट हैपन कि अगर वो लोग ओवरनाइट डिसअपीयर हो गया? मैं विथड्रॉ करने गया, अपना प्रॉफिट विथड्रॉ नहीं हो रहा है, ब्रोकर ने अचानक से अनाउंस किया अपने डिस्कॉर्ड या फिर अपने ऑफिशियल पेज में, वी आर शटिंग डाउन। ये कि आपका लाइफ में सबसे बड़ा पिवट पॉइंट क्या था कि आप इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट किया? इंडियन मार्केट इज अ मार्केट ऑफ मैनिपुलेटर्स। तुमको यहाँ पे फील मिलेगा ऑपरेटर लिटरली ऑपरेट करते हैं। एक ग्रुप जो मुझे पता है साउथ में बैठा रहता है, आई हैड कॉन्टैक्ट विद। तो ऑपरेटर्स करते क्या है? ऑपरेटर्स पंप एंड डंप करते हैं। रिसेंट भी इंडिया में एक न्यूज़ आया था कि जेन स्ट्रीट बोल के, तो इंडियन जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एक्सपायरी रहता है बैंक निफ्टी में, वो एक्सपायरी के दिन बहुत इतना मैनिपुलेट किया, मतलब 2 का प्राइस 200 पे लेके जाता है। एंड बाद में जब सेबी इंस्पेक्ट किया, इसके कारण इंडिया से करोड़ों ऑफ रुपीस बाहर चला गया। एंड ये सब बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, एंड ये लोग पर्टिकुलर देश का मार्केट टारगेट करते हैं। वेलकम अर्घो टू आवर AR पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच आप दोनों को मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड लेट्स सी फॉर अ गुड इवनिंग। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, एंड यू आर एक्सपर्ट इन फॉरेक्स मार्केट, एंड आप इधर बताएंगे कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड आपका जो एक्सपीरियंस है आप इधर शेयर करेंगे आज। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अर्घो काइंडली आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। सबसे पहली बात है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। Nobody becomes an expert in this market even if 10 years, 12 years. Profitability, that term is a very late term comes. Even if you become expert, you will have to endure the pain of loss. So even if you become profitable, तुमको loss झेलना पड़ेगा. So there is not particular thing called expert.
एवरीवन इज़ लर्निंग, सभी को इवॉल्व कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। एंड मेरा बैकग्राउंड, मैं नॉर्मल सेंट जेवियर्स में पढ़ने वाला बंदा था, मेरे दो दोस्त करते थे, उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने घुसा था इस इंडस्ट्री में। एंड उसके बाद जो देखा, जो सहा, अगर जो भी सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए, अगर उसके अंदर जिगर और गुदा है, देन ओनली स्टे इन दिस इंडस्ट्री और एल्स गॉड ऑफ दिस इंडस्ट्री। झेलने का क्षमता था, मेरे घर वालों ने सोचा कि ही कैन डू इट, देन ओनली। मेरा कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था, मैं और सिर्फ मेरी मम्मी रहते हैं। नॉट अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी ऑफ माई रिलेटिव्स, नथिंग, सिर्फ अपने बलबूते पे। उसके बाद अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग। ओके, तो आपने ट्रेडिंग करना जब चालू किए थे, उससे पहले तो यू माइट हैव हैड अ सम ऑफ मनी दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम। आप क्या करते थे ट्रेडिंग करने से पहले, मतलब ट्रेडिंग फुल टाइम करने से पहले व्हाट वर यू अप टू? सो ये स्टोरी लॉन्ग बैक जाता है 2018 में, जब मैं सेंट जेवियर्स का लास्ट ईयर में था, थर्ड ईयर। तो मेरे दो दोस्त थे, शांतनु एंड अर्जुन रॉय बोल के। तो उन लोगों ने एक पहला अपना ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया था, क्योंकि उन लोग पढ़े थे एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल से। तो पढ़ने के बाद उन लोगों ने यूडेमी पे लॉन्च किया था अपना ये, उन्होंने सबको बेचा। लेकिन मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत वीक था, इसलिए उन्होंने मुझे फ्री में वो एक कोड दिया था जिससे मैं यूडेमी में पढ़ा था। तो वो पढ़ने के बाद मैं एक दो बार इंडियन मार्केट में आया, छोटा छोटा प्रॉफिट किया, लेकिन लॉसेस बहुत बड़ा था कंपेयर टू द प्रॉफिट्स, सो कवर अप नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा गैप लिया, देन सोचा कि कुछ कर लूँ। तो 4 साल बाद नौकरी मिला सन नॉलेज सेक्टर 5 में, कलकत्ता में, फेमस, सबको पता है। वहाँ पे नौकरी मिला, 1.5 साल किया, कैपिटल मिला, कंपनी छोड़ दिया। उसके बाद ट्रेडिंग में ओरिजिनल जो पुश ट्रेडिंग में तब दिया। सो हाउ लॉन्ग वर यू ट्रेडिंग? मैं अल्टीमेटली बोलूँ तो मैं 2019 से ही ट्रेड कर रहा था। कोविड के टाइम का डाउनफॉल भी देखा हूँ, कोविड के टाइमफॉल का अपवर्ड मूवमेंट भी देखा हूँ, दोनों। कब से प्रॉफिटेबल है आप? मैं प्रॉफिटेबिलिटी हिट किया हूँ 2025 से। अच्छा, सो यू वर ट्रेडिंग फॉर ऑलमोस्ट 6 years, 7th ईयर पे जाके प्रॉफिटेबिलिटी पे आपने टच किए। That too the first layer and the first cream layer of profitability. So profitability जो शब्द है, इसका बहुत सारा लेयरिंग है। एक शब्द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रो करने से प्रॉफिटेबल आदमी कोई नहीं ट्रेडर बन जाता है। So when do you call somebody profitable? प्रॉफिटेबिलिटी एक दिन में नहीं आता है। प्रॉफिटेबिलिटी ये नहीं होता है कि मैं 2 बैक टू बैक पे आउट्स ले लूँ, 3 बैक टू बैक पे आउट्स ले लूँ, मैं 4 फिगर अर्न कर रहा हूँ, नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी वो होता है जो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा इस गेम में, उसको प्रॉफिटेबल मैं कहना चाहूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे बंदे भी है जो एकदम 0 से लेके 7-8 साल 0 पे गए, ऑन द 9th and the 10th year they made their generational wealth. That is called being profitability. The longer you stay in this game, तभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये नहीं कि मुझे हर दिन ग्रीन देखना है, हर दिन मुझे प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिटेबिलिटी ये मतलब हर दिन ग्रीन देखो, लेकिन लॉस के दिन भी लॉस को देखो और लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो कि लॉस इज अ पार्ट एंड लॉस होने के सिवाय भी वो बदन पे ना लगे। Yes, exactly. That is profitability. And profitability is not achievable in 2 years or 3 years, 7 years, or it takes time. And किसी को लाइफ लॉन्ग लग जाता है, उसके बाद बनाता है, किसी जन को 5-6 साल में आ जाता है। बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे और ट्रेडिंग के वर्ल्ड में सबसे बड़ा चीज है डिसिप्लिन, मोर देन साइकोलॉजी। सो मेरे को एक बात बताओ, इससे पहले हमारा एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर एक पॉडकास्ट हुआ था। यू आर द सेकंड गेस्ट फॉर आवर ट्रेडिंग प्लेलिस्ट, राइट? सो हम लोगों को तो ये सुनने को मिला दैट इंडियन मार्केट इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल, फॉरेक्स इज मोर प्रॉफिटेबल देन द इंडियन मार्केट आउट देयर। इंडियन मार्केट पे जाओगे तो तुम लॉस करोगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट से। सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट? इज इट मिथ या सच है ये बात? नहीं, आज बहुत सारा मिथ भी डिबंक करेंगे, ठीक है? ये कोई पर्टिकुलर टैगलाइन नहीं है कि इंडियन मार्केट इज नॉट प्रॉफिटेबल। तुमको अगर ट्रेडिंग करना आता है, देन यू कैन ट्रेड इन वॉट एवर द मार्केट यू कैन, ठीक है? कोई भी क्षमता तुमको नहीं रोक सकता। इफ यू नो प्रॉपर ट्रेडिंग जो तुमको आता है, तुम दुनिया के किसी भी मार्केट, किसी भी कोने में हो, ट्रेड कर सकते हो। हाँ, देयर आर मेनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाई कि इंडियन मार्केट लॉस क्यों है। बिकॉज इंडियन मार्केट और अपना इंडियन ऑडियंस, सबसे बड़ा 2 चीज है। इंडियन ऑडियंस अपना पैसा 90% मार्केट में लगा देगा, लेकिन अपने ऊपर 10% लर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं देगा। इसीलिए 99% वो रिपोर्ट देखते हो, 99% वाला लोग लॉस करते हैं इंडियन मार्केट में। इसीलिए एक टैग लग गया, इंडियन मार्केट इज लॉस। नो,
इंडियन मार्केट में अच्छे चीप स्टॉक्स है, अच्छे क्वालिटी मूविंग स्टॉक्स है। तुम मैसडॉक देख लो, DRDO के स्टॉक्स देख लो, बहुत सारे अच्छे कंपनीज है। चीप पेनी स्टॉक्स भी है जो कि अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा क्वालिटी रजिस्टर्ड कंपनीज के स्टॉक्स भी है। हाँ, सो यू कैन नॉट कंप्लीटली से कि इंडियन मार्केट में लॉस करोगे तुम। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेडिंग, मेरे को ये बोलो, ट्रेडिंग कितना तरह का होता है? मतलब किस किस चीजें के ऊपर, किस किस मार्केट के ऊपर लोग ट्रेडिंग करता है? एज अ बिगिनर ऑफ ट्रेड, मैं अगर ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ, मेरे को क्या क्या पैथवेज मिलता है ट्रेडिंग का? ट्रेडिंग के बहुत सारे मार्केट्स है, ठीक है, सिर्फ स्टॉक्स नहीं। तुम बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकते हो, तुम करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस है, ठीक है। फिर एक तरह अलग तरह का मार्केट है दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो, वो एक अलग दुनिया है क्रिप्टो। और एक तरह का चीज है दैट इज कॉल्ड टोकन मार्केट। क्रिप्टो भी है, क्रिप्टो के साथ एक टोकन मार्केट भी है। जैसे मैंने कहा, मैं एग्जांपल देता हूँ, कू कॉइन्स, दीज आर टोकन। जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जब डोनाल्ड ट्रम्प बना था, एक कॉइन निकला था ट्रम्प कॉइन, दैट इज अ टोकन। So that's not a Bitcoin. No, that's a token market. Okay, so the main topic we are gonna focus today is forex. दुनिया का सबसे biggest market, $7.1 trillion का ट्रेड होता है per day. It's considered the biggest market there is for trading. Right? तो exactly ये forex होता क्या है? Foreign exchange. Okay, foreign exchange rate, forex, that makes sense. So basically as a trader जो Foreign exchange का जो short form है forex. Okay, foreign exchange. FOREIGN, या EGN को कट कर दो, FOR और exchange. So here's the thing, बहुत बड़ा समुंदर है। As a beginner, आधा लोग ट्रेडिंग में जाते नहीं है because it's so vast, लगता है पैर देगा तो डूब जाएगा। So आज प्लीज टू द ऑडियंस, आज ये आप सरल कर दो हमारे लिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग भी बहुत इजी एंड बहुत कंपैटिबल है। तुमको पेयर्स के बारे में जानना है, पेयर्स का मूवमेंट के बारे में जानना है, पिप्स, लेवरेज एंड एवरीथिंग, ठीक है। फंडामेंटल तुमको जानना है हर एक करेंसी पेयर्स का, ठीक है। हर एक करेंसी पेयर्स का फंडामेंटल मतलब कौन सा गवर्नमेंट किस करेंसी पेयर्स के पीछे है, कौन सा प्लेयर क्या है। करेंसी पेयर क्या है? करेंसी पेयर है सपोज यूरो एंड डॉलर, सुना है तुमने? अमेरिका का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो, ठीक है, यूरो डॉलर। सो यूरो है बेस करेंसी और कोट करेंसी है जिसके अगेंस्ट मैं कोट कर रहा हूँ यूरो का पावर, दैट इज डॉलर। बेस करेंसी है यूरो, बट मैं किसके अगेंस्ट यूरो को कोट कर रहा हूँ, दैट इज डॉलर। अगर मैं आसान शब्दों में बयान करूं तो आप बोलना चाहते हैं कि मैं एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरे करेंसी का बेट कर रहा हूँ। यस, काइंड ऑफ मैं समझाता हूँ। मतलब यूरो बाई यूएस डॉलर, यही है फोरेक्स का यूरो यूएसडी, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर यूरो यूएसडी ऊपर उठ रहा है मतलब लोग डॉलर ज्यादा बेच रहे हैं और यूरो ज्यादा खरीद रहे हैं, और यूरो यूएसडी अगर गिर रहा है मतलब लोग डॉलर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूरो को वो डिक्लाइन कर रहे हैं। सो इसे कहते हैं यूरो यूएसडी, दो करेंसी, दो वर्ल्ड के मेन जो बड़ी करेंसीज है उसके अगेंस्ट। अब यूरो का प्राइस उसको हम कोट करेंगे किसके अगेंस्ट? एक तो करेंसी चाहिए जो कि यूरो के तरह ही सुपरवाइज, या फिर वर्ल्ड का जो सुप्रीम एक है डोमिनेंस किसका है? यूएसडी का। हम लोगों ने एकदम बचपन से सुना है यूएसडी का डोमिनेंस, तो वो है मेरा कोट करेंसी। लेट्स मेक दिस इजी फॉर द इंडियन ऑडियंस। एक तो फॉरेक्स में आ जाता है यूरो और डॉलर का, है ना, करेंसी पेयर। हम लोग जो सुनते हैं ना कि अब अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, इंडियन $1 इज इक्वल्स टू 94 इंडियन रुपीज। तो बेसिकली इट्स दैट थिंग, बट फॉरेक्स में हो जाता है यूरो डॉलर्स में। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? काइंड ऑफ, बट यूरो डॉलर्स की तरह सिर्फ यूरो डॉलर्स ही नहीं, बहुत सारे पेयर्स है। जीबीपी यूएसडी, कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर्स अगेंस्ट स्विस फ्रैंक CHF, ठीक है, यूएसडी JPY है, ठीक है, बहुत सारे पेयर्स है, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पेयर्स। बट बेसिकली एक शॉर्ट चीज में एक चीज याद रखना, यूरो इज द बेस करेंसी दैट यू आर ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग हम लोग किसके अगेंस्ट करते हैं? एक्स एक्सिस तो मिल गया, वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? वो वाई एक्सिस है अगेंस्ट द कोट करेंसी दैट इज डॉलर, बिकॉज डॉलर इज द वर्ल्ड सुप्रीम डोमिनेंस एट प्रेजेंट। अभी बेसिकली अगर किसी कंट्री का अगर करेंसी का वैल्यू गिरा, मतलब एक कंट्री का करेंसी तो उस कंट्री का करेंसी के अगेंस्ट में बेटिंग कर रहा है, तो जिसके कारण वो गिर रहा है। तो ये क्या रीजन है? यस, काइंड ऑफ, जैसे मैंने बोला कि अगर आज सपोज डॉलर सुप्रीम है,
सपोज कल सुबह उठ के तुमने देखा डॉलर इंडेक्स DXY, फॉरेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है। कोई भी ट्रेडर दुनिया का पहले DXY देखता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डॉलर इंडेक्स, मतलब डॉलर का ओवरऑल वैल्यू राइट नाउ इन द वर्ल्ड। डॉलर इंडेक्स शो कर रहा है कि आज डॉलर बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ बड़ा धमाका किया है, अमेरिका कुछ आगे है वर्ल्ड में पोजीशन और ऊपर जाएगा, तो क्या हुआ, लोग सोचेंगे कि नहीं चलो डॉलर ऊपर जाएगा अभी एक महीने के लिए, तो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। वर्ल्ड का जितना भी आदमी फॉरेक्स में डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा, डॉलर बढ़ेगा, मोर नंबर ऑफ बायर्स। और यूरो का बायर्स है क्या, नहीं, यूरो ऑटोमेटिक गिरेगा, तो फिर USD गिर जाएगा। मतलब डॉलर मतलब पूरा कंट्री को डोमिनेट कर रहा है, डॉलर जो करेंसी पूरा वर्ल्ड को। सो बट अभी जो करंट सिनेरियो हो रहा है, अब डॉलर के अगेंस्ट जो पेट्रोल का जो प्राइस फ्लक्चुएट होना एवं पेट्रोल डॉलर का जो डोमिनेशन है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वर्ल्ड डोमिनेशन है, वो धीरे धीरे चाइना खत्म करने की प्रयास कर रहा है और अपना करेंसी इंपोज करने की प्रयास कर रहा है कि अगर कोई कंट्री पेट्रोल खरीदेगा अभी से तो दे कैन बाय फ्रॉम द चाइनीज करेंसी और देयर ओन करेंसी, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, डॉलर का जो एक डोमिनेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। डॉलर का डोमिनेशन तुम एक झटके में रिड्यूस नहीं कर सकते, यू नीड अ लॉट ऑफ डेकेड्स, 3 to 4 डेकेड्स टू सुपरवाइज टू डोमिनेट डॉलर। डॉलर को एक दिन, एक महीने, एक साल में तुम कोई भी कंट्री नहीं गिरा सकता। डॉलर को डोमिनेट करने के लिए या फिर एक ऐसा मल्टीपोलर करेंसी निकालने के लिए कि मैं डॉलर को डोमिनेट करूं, उसके लिए तुमको डिकेड्स लगेगा, 3 से 4 डिकेड्स लगेगा, बिकॉज डॉलर इज बैक्ड बाय US आर्मी, US एवरीथिंग, US गवर्नमेंट, US वर्ल्ड, एंड द होल वर्ल्ड राइट नाउ रन्स ऑन डॉलर। अब क्या है, डॉलर को धक्का लगेगा, ऐसा नहीं कि डॉलर गिरेगा, नहीं, डॉलर धक्का लगेगा। ब्रिक्स पीछे से, पर्दे के पीछे ही है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया करेंसी, चाइना एंड ऑल। ब्रिक्स का करेंसी काला है, इट्स अ ब्लैक नोट। ब्रिक्स का काम क्या है एक्चुअली? ब्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वर्ल्ड पावरफुल इकोनॉमीज जो कि डॉलर से सेपरेट है, नॉन US है। दे वांट टू मेक अ मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम कि सिर्फ डॉलर पे बेसिस करके नहीं डिपेंडेंट है। एक और वो पर्दे के पीछे है, और जिस दिन वो पर्दे के पीछे से निकलेगा उस दिन डॉलर को सबसे पहले और सबसे फर्स्ट धक्का डॉलर को लगेगा वर्ल्ड डोमिनेशन में। अच्छा, और को आप बोले कि व्हाट इज पीप साइज, व्हाट इज लॉट एंड व्हाट इज लेवरेज? पीप मतलब मूवमेंट। आप सुबह बिस्तर से उठे, अपने 2-3 स्टेप वॉक किया टुवर्ड्स योर बेसिंग, दैट 2-3 स्टेप वॉक इज अ मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड पीप। तुमने 2 स्टेप कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड 2 pips मूवमेंट। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, इफ सपोज यूरो डॉलर का वैल्यू अभी चल रहा है 1.1800, अगर 1.1810 हुआ मतलब ये 10 pips मूव किया है, 100 pip मूव किया है, मतलब इंडियन ये में 1000 पॉइंट्स मूव किया है वो करेंसी पे। आपको ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग क्या है, बेसिकली बाय और सेल है, जिसको बेचना है वो बेचेगा, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, लेकिन वो कितना खरीदेगा उसे कहते हैं हम लोग लॉट साइज। फॉरेक्स में स्टैंडर्ड लॉट साइज है 1, मतलब उसका जो इनर मीनिंग है दैट इज 1 लाख यूनिट्स। कौन सा पेयर की, करेंसी पेयर की बात कर रहे हैं ना? करेंसी पेयर्स, करेंसी पेयर्स, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, ऑडियंस बहुत कंफ्यूज रहता है। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट क्या सेम है? नहीं, अलग है, अलग है। करेंसी पेयर्स में 1 लॉट मतलब 1 लाख यूनिट्स, करेंसी पेयर्स में 0.1 लॉट मतलब 10,000 यूनिट्स। ओके, राइट। सो फिर लेवरेज? लेवरेज इज बेसिकली द बाइंग पावर और द सेलिंग पावर। मतलब आज अगर आपका दोस्त हार रहा है, ठीक है, तो आप कितना जीतोगे, वही है लेवरेज पावर। मतलब आप बोलना चाहते हैं, बहुत आसान शब्द में अगर बयान करूं, ब्रोकर आपको पैसा दे रहा है, ज्यादा अमाउंट लेके ट्रेड कर सकते हैं, और इधर क्या होगा, अगर प्रॉफिट भी होगा बहुत ज्यादा होगा, अगर लॉस भी होगा तो अकाउंट ब्लो होने का चांसेस है। 1:100 मतलब 1 लाख का 1 करोड़। अगर 1:100 लेवरेज में ले रहा हूँ अगर ट्रेडिंग में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 लाख का 1 करोड़, और 1:30 मतलब 1 लाख का 30 लाख। मतलब मेरे अकाउंट पे 1 लाख है और मैं 1 करोड़ रुपया मुझे ब्रोकर दे रहा है। तुम सोच रहे हो जीत रहे हो, ठीक है, सपोज 1 लाख है, तुमने एक सर्टेन लॉट उठाया, चलो तुम स्टॉक्स में हो, तुम स्टॉक्स में हो, तुमको एक अच्छा स्टॉक्स मिला 300 रुपए करके, तो तुमने वहां पे कितना उठाया, 1 लाख कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 300 करो, समथिंग 9 कुछ है, तुमने उठाया। अब तुम जीत रहे हो स्टॉक में, कोई तो हार रहा है, ठीक है, तो जो जीत रहे हो उसमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल बूस्ट जो जंप मिलता है वो ब्रोकर देता है, वो लेवरेज के रूप में, और जो हार रहा है उससे जो तुम बाहर ले रहे हो वो 1:100 है।
मतलब जो हार रहा है, जो अकाउंट ब्लॉक करेगा वो पूरा खेल खत्म। अगर उसे 1 लाख लूज करना है, अगर वो जहां पे भी एसएल रखा है कुछ भी लगा वो फुल जाएगा। फिलोसॉफिकली स्पीकिंग स्ट्रेटजीज पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। आप खुद को कैसे डिफरेंट कंसीडर करते हो कंपेयर टू द अदर पीपल ट्रेडिंग इन फॉरेक्स? ट्रेडिंग स्टाइल देखो बहुत सारा है दुनिया में, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आईसीटी वगैरह, ठीक है, हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन मेरा जो मेन ट्रेडिंग स्टाइल है, मुझे सिर्फ एक एक्सपेंशन कैंडल चाहिए बस। एक एक्सपेंशन कैंडल मतलब जो बड़ा बड़ा मूव वाला कैंडल होता है, एक एक्सपेंशन कैंडल चाहिए, वो भी डेली टाइम फ्रेम का या फिर वीकली टाइम फ्रेम का, जिसमें मतलब पीरियोडिकली आ रहा है। नहीं, हायर टाइम फ्रेम का मेरे को एक एक्सपेंशन कैंडल चाहिए, मैं उसको ही सिर्फ ट्रेड करूंगा बस। अच्छा, और को आप एक बोलिए, फॉरेक्स मार्केट तो 24 आवर्स ओपन रहता है, और इधर क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड जो होता है, मतलब अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ, आइदर इट कुड बी करेंसी, आइदर इट कुड बी बिटकॉइन, व्हाटएवर इट इज, सो इधर क्या पोजीशन को नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इधर? डेफिनेटली, इसीलिए स्वैप और रोल ओवर फी का कॉन्सेप्ट आता है। तो बोलता है कि हमारा स्वैप फी, रोल ओवर फीस बहुत कम होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, सपोज 3-4 महीने होल्ड रखते हैं। पहले बोलिए व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड, थोड़ा बोल दीजिए दर्शक। कैरी फॉरवर्ड इज बेसिकली मैंने थर्सडे को ट्रेड लिया एंड उसका टारगेट मेरे को मिलेगा नेक्स्ट थर्सडे को। जो तुम्हारा टारगेट है सपोज चार्ट पे है, तो नेक्स्ट थर्सडे तक तो मेरे को ट्रेड को होल्ड करना है। तो फ्राइडे को तो वीक बंद हो जाता है, सैटरडे संडे सिर्फ बिटकॉइन ट्रेड होता है, क्रिप्टो मार्केट ओपन रहता है, बाकी सब मार्केट्स डाउन रहते, मतलब क्लोज। तो वो जो फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हो रहा है, पोजीशन इंटैक्ट रहेगा, उसीलिए हम लोग कहते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड, कि मैं होल्ड करके रखा हूँ, ब्रोकर कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसके लिए ब्रोकर हम लोगों से एक रोल ओवर फीस या फिर स्वैप फीस चार्ज करेगा। अब ये डिपेंड करता है, ये स्वैप और रोल ओवर फीस डिपेंड करता है एक करेंसी का जो ओपनिंग पोजीशन रहता है, नेक्स्ट डे क्या कहाँ पे खुलेगा उसका, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगता है छोटा सा। अब स्वैप फीस दो तरह का स्वैप फीस होता है, पॉजिटिव स्वैप फीस जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर नेगेटिव स्वैप फीस जो कि मेरे लिए एक नेगेटिव साइन है, बट बहुत ही कम रहता है। पहले बहुत ज़्यादा था 2020 के पहले, लेकिन उसके बाद से जितना फॉरेक्स में ट्रेडिंग लोग इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों का परसेप्शन बदला, ऑटोमेटिकली ब्रोकर्स एंड सब बिग जड़े इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, सब ने स्वैप फीस और रोल ओवर फीस को एक सर्टेन अमाउंट पे रखा है। अच्छा, और को एक बात बोलिए, आप बेसिकली बोलना चाहते हैं कि अगर वीकेंड मतलब फ्राइडे जब ट्रेडिंग खत्म हो रहा है, उस समय अगर कोई मेरा पोजीशन है, एनी करेंसी, इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी आई मीन एनी करेंसी पेयर, व्हाटएवर इट इज, तो मैं अपना पोजीशन को मंडे तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं अपना पोजीशन मंडे तक होल्ड कर रहा हूँ, जिसके कारण ब्रोकर या मुझसे कुछ फीस मांग रहा है। मंडे क्या होने वाला है तो मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, ठीक है, कोरोना वायरस कुछ भी आ सकता है। अगर मेरा पोजीशन उल्टा गया है तो क्या मेरे पूरा अकाउंट खत्म हो सकता है उधर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता ही नहीं है कि मंडे क्या होगा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई आर यू ट्रेडिंग? स्ट्रेट एंड सिंपल। इफ यू डोंट नो द नैरेटिव एंड द बायस ऑफ द मार्केट, मतलब तुम जिस पेयर पे ट्रेड कर रहे हो, सपोज योर गोल्ड, तुमको यही पता नहीं कि अगला 1 महीने इसका नैरेटिव क्या रहेगा, तो देन व्हाई आर यू ट्रेडिंग? अच्छा, और वो ये तो बात मुझे टेक्निकली आपका बात तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, बट एज ए ट्रेडर हम लोग गेस कर सकते हैं अपना एनालिसिस के बेसिस पे कि मार्केट कहाँ जा सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। सो माय क्वेश्चन इज, सपोज मार्केट गोज अगेंस्ट माय इंटरनेट पोजीशन एंड उधर मैं लॉस कर रहा हूँ, एंड सपोज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत बड़ा गैप अप देगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है, सडनली इतना बड़ा गैप डाउन दिया, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। अगर मैं पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब फ्राइडे खरीद लिया और मंडे ओपन होने के बाद देखा इतना नीचे चला गया मार्केट, मेरा पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उधर क्या होगा, मेरा अकाउंट ब्लो नहीं हो जाएगा? तो अकाउंट ब्लो होगा। जो तुम्हारा स्टॉप लॉस था, सपोज तुमने $1000 का एक ट्रेड पंच किया है, तुम्हारा टारगेट है $400, तुमने स्टॉप लॉस दिया $50, तो $50 ही जाएगा। मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब तुम स्टॉप लॉस नेकेड पोजीशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ पोजीशन, एक है ओपन एंड नेकेड पोजीशन में सिर्फ तुम एंट्री मार के छोड़ देते हो, वहां पे जाता है पूरा अकाउंट। अगर तुम स्टॉप लिमिट, सेल लिमिट, बाय लिमिट, स्टॉप लॉस ये सब देख रखते हो तो नहीं होता। अब मार्केट रेस्पेक्ट करते हैं स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस से कोई लगा दिया तो ऑब्वियसली ब्रोकर को वहां से निकालना पड़ेगा तुमको। ये तो हो गया द बेसिक्स ऑफ ट्रेड, क्या क्या हमें शुरू करने के लिए जाना चाहिए। नाउ थोड़ा सा स्पाइसी क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना, लीगैलिटीज। सो मेरे को जो सुनने को मिला है, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में, बहुत लोग, राइट, पर समहाउ
सम रीजन इंडिया पे फॉरेक्स को ग्रे जोन में माना जाता है। क्यों माना जाता है? लीगैलिटीज क्या है? व्हाई इज इट कंसीडर्ड इन द कि मतलब लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, ये कैसा बात हो गया? आप थोड़ा आपका एनलाइटमेंट देंगे तो। फॉरेक्स इज लीगली बैंड एज पर फीमा एक्ट, ठीक है ना? मैं डेट भूल गया, 19 कुछ समथिंग था उसका, फीमा एक्ट के हिसाब से लीगली बैंड है फॉरेक्स। तो हम लोग ये जो ट्रेड करते हैं, हम लोग ये दिखाते नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, हम लोग एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म या प्रॉपर रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू। एंड व्हाई इज दैट एग्जैक्टली? फॉरेक्स क्यों बैन किया हुआ है? ये अब तो आरबीआई वालों के ही दिमाग में घुसना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी एक चीज है, ये मैं हमेशा मानता हूँ, इंडियन लॉज आर वेरी मच एंड जुडिशरी आर बहुत उल्टा है, ठीक है। ये लोग फॉरेक्स को बैन करके रखे हैं लेकिन फ्यूचर्स को अलाउ किया है। हाँ, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देखा, स्पेशली फ्यूचर्स, क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग अलाउड है, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग नॉट अलाउड। व्हाट इज द रीजन? फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स इज बेसिकली हम लोग जो फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं वो है नैस्डैक, US 100, डाउ मिनी जोन्स, ठीक है, US 30, ठीक है, ये सब फ्यूचर्स है। फीचर्स क्या होता है? बेसिकली जो देश का जो डिफरेंट कंट्रीज का जो इंडिसेस रहता है उसका मार्केट, इंडिसेस के ऊपर एक अलग सा मार्केट है, वो एक अलग सेगमेंट है टोटली, फ्यूचर्स कहते हैं हम लोग उसे। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया में बैठ के लीगली नैस्डैक ट्रेड कर सकते हैं, लीगली पैसा को ला सकते हैं, टैक्स भी दे सकते हैं, मेरे को उस पर जेल नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर फॉरेक्स किया और लीगली बैंक में शो किया, मेरे को जेल हो गया। फ्यूचर्स, एक चीज जान लो, फ्यूचर्स लीगल है एज पर द फेमा एक्ट, फॉरेक्स इलीगल है। ये ग्रे जोन, ये कॉन्सेप्ट, ये हमारा इकोनॉमिकल लूप होल है जो हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। एवरीवन एक्सप्लॉइट्स, लेकिन मुंह पे कोई नहीं बोलता कि मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, सभी कोई बोल रहा है कि मैं इंडियन मार्केट में। देखते हैं अक्सर ही कि ट्रेडर थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद, या जो लोग बेसिकली इंडिया में रहते हैं बाहर कंट्री में चले जाते हैं, जैसे मॉरिशियस से आपका दुबई है, करेक्ट, दुबई है, ये सब कंट्री में चले जाते हैं। तो आप बोलिए कि इसका रीजन क्या है? मतलब क्यों वो लोग बाहर शिफ्ट कर रहे हैं? क्या इसका रीजन क्या हम लोग का टैक्स सिस्टम है ओनली, ना कि वो लोग अपना खुद को थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेडर शो ऑफ करने के लिए, और मे भी थोड़ा कोर्स बेचने के लिए, लीगैलिटी बचने के लिए, लीगैलिटी से बचने, मतलब लीगलिटी से बचने के लिए जा रहे हैं, ना कि थोड़ा बहुत खुद का सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए, एंड इन फ्यूचर थोड़ा कोर्स सेल करने के लिए बाहर जा रहे हैं? क्या रीजन है इसका? हर ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त होता है CA, ठीक है, एंड CA को वो चीज पता रहता है जो ट्रेडर को भी नहीं पता रहता। इसीलिए अब देखो, अब कोई ट्रेडर जो कि अच्छा खासा कमा चुका है फॉरेक्स में, उसको इंडिया में इनकम तो दिखाना पड़ेगा। दिखाने का बहुत सारे तरीके हैं, कुछ जन नहीं दिखाते हैं, कुछ जन बाहर चले जाते हैं, इंडियन नेम से कुछ रजिस्टर्ड कंपनीज खोलते हैं, वहां से पैसा ट्रांजैक्शन होता रहता है, ठीक है, जिस पे एक अलग टैक्स स्लैब, एक अलग मैकेनिज्म है जिसको टैक्स देने का वो लोग चार्टर्ड लोग ज्यादा जानते हैं, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक हर ट्रेडर का बेस्ट फ्रेंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। सो वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेडर क्यों नहीं बन जाते ऐसे? अगर कोच को तुम कहोगे खेलने के लिए, अभी रियल मैड्रिड में कोच नहीं खेलता है, जिनेदिन जिदान एक ही था, वो अपने टाइम खेल चुका है, वही बात है, कोच डजंट प्लेस द गेम, वही चीज है। इन सीरियस नोट अगर कह सके, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट personals of accounting, financing and everything. They know the loopholes and they know how to exploit the loopholes in such a manner that even government can't do anything. इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें टैक्स लाभ क्या है? इंडिया में क्रिप्टो टैक्स जो है वो हम लोगों ने 2021 या 22 में सीतारमन के बजट पे हम लोगों ने सुना था, इट वाज अराउंड 33 और 30%, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्रिप्टो ट्रेड नहीं करता, लेकिन तभी करता हूँ जब मेरा चार्ट शो करता है ट्रेड करने के लायक है, मैं दूसरे ट्रेडर की तरह ऐसे ही घुस गया नहीं है, तो उतना मैं ज़्यादा क्रिप्टो पे ध्यान नहीं रहता है, तो कुछ 30% है। अब ये कैसे होता है? सपोज आप एक FIU रजिस्टर्ड या इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रोकर में हो, डेल्टा एक्सचेंज मान लीजिए, आपने 5 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है, तो 5 लाख का आपने क्रिप्टो में प्रॉफिट किया, राइट, एंड आपने एक सर्टेन उसको विथड्रॉ करना है, उसके ऊपर तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा वगैरह तो लगेगा ही, उसके ऊपर से एक 30% एडिशनल क्रिप्टो टैक्स रहता है। एग्जैक्टली मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसका
वो जो उस दिन जो जिस क्रिप्टो में आप ट्रेड कर रहे थे उसका जो वैल्यू था, ठीक है, और आपने जिस दिन उसको विड्रॉ किया बेचा, उस दिन जो क्रिप्टो का वैल्यू था माइनस वो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ 30% है। मतलब नेट प्रॉफिट के ऊपर 30%। नेट प्रॉफिट नहीं, द वैल्यू जो स्पॉट वैल्यू था जो तुमने उस दिन विड्रॉ करने के टाइम सेल किया या फिर बाई किया, अगर तुमने लॉन्ग लेके रखा था, तुमने निकाला अपना विड्रॉ, उसके ऊपर 30% है। सो एक चीज मुझे क्लियर करो, सो इट्स फॉरेक्स इज इन द ग्रे जोन, राइट? तो बेसिकली इफ वी शो फॉरेक्स रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर अकाउंट्स देन दैट इज इलीगल, राइट? कि डायरेक्ट फॉरेक्स से पैसा आ रहा है। So what are the actual legal ways you can take out your money after you've done trade on your forex? लीगल वेज बहुत सारे हैं। इधर यू शो इट एज अ फ्रीलांसर इनकम, लेकिन फ्रीलांसर इनकम दिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम ब्रोकर में डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वो भी हो सकता है। दूसरा है प्रॉप फर्म्स के वे थ्रू। प्रॉप फर्म्स एक प्रोप्राइटरी फर्म है जो कि तुमको एक सर्टेन परचेस प्राइस बोलेगा, लाइक $50 ये डॉलर्स फॉर एक अकाउंट तुमको देगा। उस अकाउंट पे ऑलरेडी सम लाख डॉलर्स, $25,000 इन बिल्ड रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड करो, तुम उसके थ्रू कर सकते हो। और जो चीज़ है कि मैं इसको एज अ फ्रीलांसर इनकम या फिर बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशन, अदर बिजनेस दिखाओ, तो फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम डायरेक्टली बैंक के प्रोसेस से ना ला के इंटरनेशनल गेटवेज, इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट ट्रांसफर थ्रू से लाओ। लीगली तुम दिखा सकते हो उस पर कि ये मेरा अलग ये है। एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक वर्क मार्केट बोल के एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक फ्रीलांसर्स लोगों का ऐसा पेमेंट का सिस्टम है। वर्क मार्केट इज बेसिकली नोन फॉर द फ्रीलांसर गाइज। देखो ट्रेडिंग ऐसा है, तो फिर फॉरेन से इनकम अगर हम लोगों का सच में टैक्सेबल है, तो फिर कोई बंदा तो है जो का अच्छा ड्राइंग और आर्ट करता है, ये भी फ्रीलांसर इनकम है। इंडिया में बैठ के बहुत जन कैनवस बाहर भी सेल करते हैं, तो उसका भी तो पैसा आ रहा है। ऐसा मतलब तो नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट उसको भी पकड़ेगा, नहीं, टैक्स स्लैब रहता है, वो भी लाता है एक सिमिलर वे से। उसका भी वर्क मार्केट है, ट्रेडर्स लोगों का भी एक अलग सा वर्क मार्केट बोल के प्लेटफॉर्म रहता है, जिससे वो थ्रू लीगली ला सकते हैं एंड कैन शो। कैसे शो? जब वो ला रहे हैं, वो जब वो ब्रोकर जो दे रहे हैं, वहां पे एक चीज रहता है कि एज अ कंसल्टेंट आया है, समझ में है, एज अ कंसल्टेंट और एज अ एक्सपर्ट एडवाइजर, ये नहीं कि डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं। और वो आप बोले कि जो प्रॉप फर्म जो टर्म है बहुत हॉटकेक है मार्केट में अभी। बहुत सारा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर प्रॉप फर्म को दबा के प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। सो एक्चुअली आप बोले व्हाट इज प्रॉप फर्म बहुत ही आसान लैंग्वेज पे कि ऑडियंस समझ पाए, एंड कैसे एक ट्रेडर इंडिया में बैठ के, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रॉप फर्म, बट इंडिया में बैठ के उसका सुविधा ले सकते हैं। आप बोलिए। प्रॉप फर्म एक मैकेनिज्म है, एक वे है। एक प्रोप्राइटरी फर्म बाहर लोकेटेड है, वो तुमको एक अकाउंट देगा, उसके बदले में तुम वो अकाउंट खरीदोगे उससे एक सर्टेन डॉलर में। कितना प्राइस रहता है एक प्रॉप फर्म खरीदने में? एक $10,000 का अकाउंट का प्राइस $25 से लेके $60 तक रहता है। एक $50,000 का अकाउंट का प्राइस कुछ समथिंग 180 से $210 के बीच रहता है, एंड एक $1 लाख का अकाउंट का प्राइस $473 रहता है। So why do they sell it like this? क्या उन लोग का क्या फायदा है? तो ये प्रोफॉर्म्स वाले जो लोग प्रोफॉर्म्स के सीईओ, उन लोगों का तो पैसा ही पैसा है, क्योंकि ये तो नहीं कि सब कोई पैसा छाप सकते हैं। ये तो ऐसे कपड़े की तरह सेल कर रहे हैं अपने अकाउंट्स। So how do people use prop firms? मैकेनिज्म क्या है ये पूरा चीज का? प्रॉप फर्म्स तुम खरीदोगे, सबसे पहली बात, जो कोई भी कैपिटल बैलेंस तुम सोच रहे हो खरीदे, $10,000 हो, $25,000 हो, $50,000 खरीदा। अब प्रॉप फर्म्स खरीदा और तुम्हारा डैशबोर्ड खुला, उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स रहता है। लॉट साइज का रूल रहता है कि तुम 1 से 5 या 4 लॉट के अंदर ही लेके ट्रेड कर सकते हो। उससे ज्यादा गए तो बोलेगा कि गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो पूरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। लॉट साइज का रूल्स रहता है, ड्रॉ डाउन का रूल्स रहता है, अगर तुमने लॉस किया कितना लॉस तक तुम्हारा अकाउंट जा सकता है, 10% या 8% मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लॉस रहता है। ऐसे बहुत सारे रूल्स रहते हैं। अब क्या है, ट्रेडिंग सबके बस का बात नहीं है, एकदम ओपनली बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करने में और उसको अपने हैंड्स के ग्रिप में लाने के लिए और हैंड्स ऑन करने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड बहुत सफरिंग रहता है। तो 5 लोग अगर ट्रेडिंग करें, उसमें से 2 ही एंड में जाके टिकते हैं, एंड वो 2 ही बनते हैं। इसीलिए 0.02% आर इंडियंस आर ट्रेडर, इतना कम मात्रा है, और इस इंडस्ट्री में आते ही कम है। तो वो जो 5 लड़के ने प्रॉप फर्म आज खरीदा किसी एक सर्टेन XYZ प्रॉप फर्म कंपनी से, 5 ने ट्रेड करना शुरू किया।
उनमें से मैक्सिमम 3 अकाउंट उड़ाएगा, एंड वो जो 3 अकाउंट उड़ाएगा वो प्रॉप फर्म के मालिक का इनकम है, प्रॉप फर्म्स का इनकम है, ठीक है। एंड प्रॉप फर्म्स का बिजनेस मॉडल यही है, जितना अकाउंट उड़ेगा उतना इन लोगों का फायदा है, ठीक है। और को एक बात मुझे बोलिए, समझिए कि मैं आज एक प्रॉप फर्म खरीदा, मतलब प्रॉप चैलेंज जो है वो एक लिया, $50 में पे किया, उसके अगेंस्ट मुझे $5,000 मुझे मिला। तो वो जो $5,000 मेरे बैंक अकाउंट पे आएगा ना, कि वो लोग मुझे कोई अकाउंट हैंडल करने देगा, मतलब क्या है वो चीज? तुमको एक अकाउंट मिलेगा, MT5 बोल के, मेटाट्रेडर 5 बोल के, द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। MT5 तो सभी के फोन में है। तो ये है फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड, ठीक है। तो तुमने खरीद लिया, ठीक है, तुमने एक सर्टेन अमाउंट देके, टोकन अमाउंट देके तुमको एक 25,000 का एक अकाउंट मिला है। ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सिर्फ दिखेगा तुम कब, कौन से टाइम क्या ट्रेड ले रहे हो, कितना लॉट रहे हो, कितना लॉस बना रहे हो, कितना प्रॉफिट बना रहे हो। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो MT5 है, ठीक है, वो फोन पे आता है। वो सिर्फ वर्किंग डेज के दिन ही दिख सकता है, वो नॉन हॉलीडेज के दिन वो ऐसे ही स्टिल रह जाता है, ठीक है। तो MT5 में तुम सिर्फ ट्रेड पंच करोगे, यहाँ पे तुमको दिखेगा कि यहाँ पे उठ रहा है। तो MT5 ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इधर से मुझे पैसा मिलेगा। हर ट्रेडर्स बाई वीकली साइकिल 80% चूज करते हैं फॉर एवरी 14 डेज। तो जब 14 डेज होने को आएगा, जिस दिन 14 डेज होगा उसी दिन तुम्हारा रिवार्ड का एक सेक्शन खुल जाएगा एक साइड से, उसमें जाके तुमको पे आउट पे क्लिक करना है, तुमको वहां पे पे आउट लेना है। अब पे आउट लेने का प्रोसेस, जैसे कहा कि हम लोग उन प्रॉप फर्म से फोरेक्स ट्रेड कर सकते हैं, अब तो हम लोग ये लीगली दिखा नहीं सकते, फोरेक्स बैन है। तो क्या है, हम लोगों को एक अपना एक अलग सा क्रिप्टो वॉलेट बनाना होता है, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट, सेंट्रलाइज नहीं। सेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट वो होता है जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड रहता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट वो है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा वॉलेट है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में तुमको एक वॉलेट बनाना पड़ेगा अपना, वहां पे बहुत सारा क्रिप्टो टोकन्स कॉइन्स रहता है। कैसे बनाना पड़ता है वो? एक ऐप है, जस्ट डाउनलोड करके एक अकाउंट बना लो। वो तुम्हारा तुमसे आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं मांगेगा, हाँ वेरिफिकेशन के लिए 2-3 वो फेस स्कैन, फिंगर स्कैन ऐसा कुछ मांग सकता है। उसके बाद बनाना, तुमने यहाँ से रिवार्ड सेक्शन पे क्लिक करोगे, वो तुम अपना वो, अब तुम जहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट तुम्हारा है उसके अंदर जाके प्रॉप फर्म जो है तुमको बोल देगा कि मैं तुमको पे आउट दूंगा, तुम्हारा पे आउट आ चुका है, मैं दूंगा, लेकिन मैं किस या फिर कौन से कॉइन या फिर कौन से क्रिप्टो के फॉर्म में दूंगा। मेनली बैंक अकाउंट में लोग ट्रांजैक्ट नहीं करता, मेनली सभी कोई USD डॉलर का एक कॉइन टोकन फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड टेदर, USDT पे सब प्रॉप फर्म्स पे करते हैं। तो वहां पे जाके तुमको ट्रस्ट वॉलेट से अपना USDT का वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है, डैशबोर्ड में आके पेमेंट सेक्शन में क्लियर करके पेस्ट कर देना है, सेंड करना है। विद इन जो टाइम लिमिट प्रॉप फर्म तुमको देता है, कोई प्रॉप फर्म विद इन 10 to 15 मिनट्स देता है, जो कि फंडिंग पिप्स है, बेस्ट है अभी, बट कोई प्रॉप फर्म 48 आवर्स के अंदर दे देता है। नेक्स्ट उसके बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ठीक है। तो थोड़ा दिखाइए खोल के सेगमेंट। ये है एक पे आउट का सर्टिफिकेट, कितना डॉलर का पे आउट निकाला? डेट दे सकते हो, इट्स वेरी रीसेंट, ठीक है। पे आउट मैंने कितना निकाला, $728, कितना हो रहा है इंडियन करेंसी में? इट्स अप्रोक्सीमेटली 73 to 74,000। कितना महीने में निकला ये सिर्फ 14 दिन में, 14 दिन में निकला। 74,000 बाई वीकली पेमेंट, एज आई सेड, ठीक है। को फाउंडर क्या है? CEO है बर्कले, एंड इस कंपनी का जो CFO है, मैंने फोन पे बात किया है उसके साथ, तो मेरा अच्छा रिलेशन है। ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये इक्विटी एज है, बट करेंटली इट्स अ वेरी गुड फर्म। मैं कोई प्रमोशन, मुझे कुछ एफिलिएशन फीस नहीं मिला, ठीक है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी गुड फर्म, जेन्युइन फर्म। ये जो सर्टिफिकेट है इसमें तुम्हारा पे आउट डेट वगैरह सब मिल गया। अब तुमको ये इनकम साल के एंड में शो करना है, ठीक है। साल के एंड में शो करने के लिए बहुत सारे प्रॉप फर्म्स क्या करते हैं, जिस दिन वो लोग पे आउट देते हैं, इसी सर्टिफिकेट के बगल में या फिर नीचे पेड एज अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, पेड एज अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर या फिर पेड एज अ एक्सपर्ट एडवाइजर या फिर कंसल्टेंसी फीस यहाँ पे ऐड करके देते हैं, ठीक है। अगर पेड एज अ कंसल्टेंट या फिर एडवाइजर दिया है, मतलब ये शो हो गया किस कैटेगरी में, बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कमीशन स्ट्रक्चर क्या है? 90% मेरा रहेगा, 10% उन लोगों का रहेगा। अच्छा, सो I'll ask you a question. So USDT मतलब टेथर में ये लोग दिखाते हैं, ये शो करता है, ये लोग इन्फॉर्म सेंड करते हैं। इन्फॉर्म सेंड करता है।
तो टेथर से हम लोग इंडियन INR में उसको कैसे हम लोग लेके आते हैं? इसके लिए भी प्रोसेस है। इसके लिए मैं इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो डीलर्स, कॉइन डीलर्स है, ठीक है, लीगलाइज भी है। ये लोग बेसिकली वही लोग हैं जो लोग करेंसी एक्सचेंज, या फिर जब आप लोग बाहर घूमने जाते हो करेंसी एक्सचेंज के टाइम आप जहाँ से करेंसी एक्सचेंज, ये लोग वही है, ठीक है। एंड इन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी रहता है। आपको सिर्फ वेरीफाई करके निकालना होता है कि कौन प्रॉपर लीगल वे में प्रोसेस करेगा। ऐसा में डीलर है, वो डीलर आपको टेथर का एक प्राइस बोलेगा, सपोज 94 चल रहा है, वो डीलर आपको देगा 93 पे, ठीक है। और आप उस तरह से एक्सचेंज करो। अब टैक्स कैसे दोगे? तुमने ओरिजिनल टेथर का प्राइस था 94, बेचा 93 में, 1 का डिफरेंस, ठीक है, उसके ऊपर 33। तो बेसिकली एक छोटा सा कमीशन लेता है। हाँ, दैट इज द थिंग। और ये $728 सिर्फ मेरा है। टैक्स कैसे बैठता है? मतलब आफ्टर कन्वर्टिंग द इंडियन करेंसी, टेथर से अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो किसके ऊपर टैक्स बैठता है एक्चुअली? थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो ये मेरा टोटल इनकम, मेरा टोटल प्रॉफिट $910 था, तो उसमें से 90% मेरे को मिल गया, ठीक है। 10% कंपनी ने रख लिया। हाँ, तो 728 अब मेरा डीलर है जो मेरे को 93 में दिया है। 728 इंटू 93, ठीक है। उस दिन टेथर का प्राइस 93 था और मैंने उसी दिन बेचा, 0 टैक्स, 0। अगर सपोज उस दिन 93 था, मैंने अपने अंदर ये वाला इनकम आया, मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे होल्ड किया 15 दिन, और प्राइस जाके तब 95 या फिर 92 बना, तब जाके तुम्हारा टैक्स लगेगा 30%, ठीक है, वो भी डिफरेंशियल वैल्यू पे। So what if एक कंपनी ऐसे बंद ही हो जाए? हाँ, एक कंपनी अगर बंद हो गया तो तुमने जो प्रॉफिट बनाया था उस अकाउंट पे और जो तुम्हारा पैसा था उस अकाउंट पे सब गायब, भूल जाओ। मतलब आप सोचिए, ऐसे ही ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत टफ है। मतलब जैसे ऑर्गो बोला कि ओनली 0.2% इज प्रॉफिटेबल, उसके बाद अगर पे आउट ही नहीं मिला तो आप सोचो कि कितना टफ है इसका जर्नी। राइट। तो प्रॉप फर्म्स इससे कैसे अलग है? फर्म्स में एक चीज होता है, अगर प्रॉफर्म्स को बंद होना है वो पहले से इन्फॉर्म कर देता है, ट्विटर वगैरह सोशल साइट, या फिर प्रॉफर्म्स का अलग से डिस्कॉर्ड का पेज रहता है। डिस्कॉर्ड एक व्हाट्सएप का माने दूसरा भाई है। ऐसे ओवरनाइट बंद कर देता है। प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम कब आता है? जब सभी कोई अच्छा, सपोज एक प्रॉफर्म चल रहा है, उसका 100 कस्टमर है, 100 में से 50 जन अच्छा ट्रेडर है, अच्छा ट्रेडर इन द सेंस मतलब बैक टू बैक पे आउट्स लड़, हाँ, तब प्रॉब्लम आता है लिक्विडिटी का, the issue of liquidity in prop firms. How do you identify a good broker and a good prop firm? गुड prop firm से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज prop firm का भी हॉट टॉपिक है दुनिया में। prop firms गुड वो होता है, prop firms का FAQ सेक्शन में जाओ, जो भी तुम prop firm खरीदने जाते हो उसका जो पेज है ऑफिशियल, उसके FAQ सेक्शन में जाओ। अगर उसको पैसा देना है, सच में पे आउट देना है, वो FAQ सेक्शन पढ़ो। FAQ सेक्शन में जितना कम रूल्स रहेगा मतलब वो पैसा देगा, वो पैसा देने के लिए आया है इंडस्ट्री में और लॉन्ग रन। और जो प्रॉप फर्म्स पैसा नहीं देगा उसका FAQ रूल सेक्शन इतना रहेगा, पढ़ते पढ़ते दिन चला जाएगा। सो इट इज नॉट ए इजी डिसीजन कि फॉरेक्स इज ए, मतलब आप ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं और इंडिया मतलब इंडियन मार्केट पे आप ट्रेड कर रहे हैं। Rules are completely different. रूल्स आर टोटली कंप्लीटली डिफरेंट, एंड साइकोलॉजी में भी समथिंग डिफरेंट उधर होगा। तो आप ये बोलिए कि आपका लाइफ में सबसे बड़ा पिवट पॉइंट क्या था कि आप इंडियन ट्रेडिंग से, मतलब इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में आप शिफ्ट किया? ये कोई साइकोलॉजिकल इशू था ना कि आपका कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था इधर? तो क्या था डिसीजन लेने के पीछे आपका मेन? या बस प्रॉफिट? मेरा मेन चीज़ था, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इंडियन मार्केट 6 घंटा चलता है। 6 घंटा में अगर कमा सकते हो तो ठीक है, वरना नहीं तो देन शिफ्ट हो जाओ। यही मेरा मेन चीज़ है। 6 घंटा में तुमको उतना ऑप्शंस ऑफ फ्रीडम नहीं मिलेगा ट्रेड करने का। 6 घंटे में तुमको जस्ट देखना है आज कहाँ से कहाँ जाएगा। 6 घंटे में मूवमेंट सिर्फ 1 ही घंटा आएगा। अगर तुम वो मूवमेंट दिन का पकड़ लिया देन इट वर अ गुड गाई, वरना साइडवेज मार्केट में चले जाओगे, वैसे ही तुम्हारा पोर्टफोलियो डाउन होते होते रेड पे ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने सीधा बोला कि अपना फ्रीडम जहाँ पे मिलेगा, टोटली अपना वे ऑफ ट्रेडिंग और अपना वे ऑफ एनालिसिस को एक्सरसाइज करने के लिए जो भी अच्छा जगह है वो है फॉरेक्स। इसी सो बेसिकली इंडियन मार्केट से तुम फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट किए बिकॉज इट वाज मोर फ्री फॉर यू। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज फॉरेक्स मार्केट पे आप पूरा स्ट्रेटेजी खिला सकते हो, स्ट्रेटेजीज पे खेल सकते हो, while इंडियन मार्केट इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेटेजी टुगेदर। यस, इंडियन मार्केट इज गेम ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेटेजी टुगेदर। ये तो एकदम सच बात है। मोर ओवर देन दैट,
अगर मैं ये कहूँगा तो बहुत जन को दुख लग सकता है, बहुत सारे ऑडियंस को। इंडियन मार्केट इज़ अ मार्केट ऑफ मैनिपुलेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, तुमको यहाँ पे फील मिलेगा ऑपरेटर लिटरली ऑपरेट करते हैं। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ऑपरेटर्स, ये मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ नोबडी गेट्स हर्ट और ऑफेंडेड। ऑपरेटर्स इंडिया के ऑल ओवर ये में रहता है। एक ग्रुप जो मुझे पता है साउथ में बैठा रहता है, आई हैड अ कॉन्टैक्ट विद देम एंड दे सेड मी कि इतना कैपिटल है, सिर्फ उस दिन डिजॉल्व करना है, यू ऑपरेट इन योर वे, हम लोग बैकअप सपोर्ट दे देंगे। और एक दूसरा ग्रुप बहुत जन है, ये बहुत ही ग्रे चीज़ है एंड ये बहुत ही स्केची चीज़ है। ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं इंडियन मार्केट में ज़्यादा, इसीलिए ही मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग करना सुटेबल नहीं है। सो आप ऑपरेटर्स की बात करो तो ऑपरेटर्स करते क्या हैं? ऑपरेटर्स पंप एंड डंप करते हैं। ओके, पंप एंड डंप एज इन वो सिलेक्टिवली टारगेट करते हैं लोगों को। सपोज आप XYZ कंपनी का मालिक हो, CEO या फिर प्रोमोटर हो या फिर डायरेक्टर हो ना, आपका बहुत दिन से कंपनी का स्टॉक लिस्टेड है एंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको कनेक्शंस ऐसे, जब आप इंडस्ट्री में रहते हो आपको कनेक्शन सब चीज़ का मिलता है। तो कहीं से कहीं आपको कनेक्शन मिला कि एक ऑपरेटर है जो कि काम कर सकता है, तो आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ आपका जो पावर है कंपनी में, होल्डिंग पावर, सर्टेन परसेंटेज आपको वो उस दिन के लिए उसको देना है। ठीक है, एंड कैपिटल्स वगैरह जो भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स वो सब है, वो अपने हिसाब से खेलेगा अंदर का गेम। वो पंप करेगा जब इच्छा खुशी, वो डंप करेगा वो इच्छा खुशी, एंड वो गेम कंप्लीट होगा, एक सर्टेन जगह तक ले जाएगा प्राइस, उसके बाद वो फिर से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा और आपको आपका कंपनी में होल्डिंग पावर मिल जाएगा। ये गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं और अंदर नहीं जाना चाहता। बेसिकली द मार्केट इज सीक्रेटली मैनिपुलेटेड, राइट? सो हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टार्ट विद इंडियन ट्रेडिंग मार्केट्स, राइट? सो जब मार्केट में इतना मैनिपुलेशन है, इसमें तो पेपर ट्रेड भी नहीं होता इंडियन मार्केट में, प्लस उसके साथ साथ 6 घंटा ही खुला रहता है। सो नॉट ओनली कि ऑपरेटर्स रहते हैं, हम लोग को विथ ऑल दोज प्रॉब्लम्स हम लोग को ये मार्केट को नेविगेट करना होता है विद इन 6 आवर्स। सो बिगिनर्स के लिए इतना स्टीप कर्व है टू एंटर द मार्केट इटसेल्फ। तो लोग, व्हाई डू पीपल स्टार्ट विद इंडियन मार्केट्स? इंडियन मार्केट में सबसे प्रॉब्लमैटिक वो है ऑप्शंस का मार्केट, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का। स्टॉक्स का मार्केट उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। स्टॉक्स सबसे ज्यादा प्रोमोटिंग ऑप्शंस पे ही होता है। सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग एंड पम्प डाउन ऑप्शंस के वही पे आएगा। स्टॉक्स का मार्केट जाओ, इंडियन मार्केट्स में स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो लोग ओरिजिनल ट्रेडर रहते हैं वो लोग बाहर से फॉरेक्स या कहीं से प्रोफॉर्म से कमा के अपना इनकम का 80% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रहता है। तो जैसे इंडियन मार्केट में ऑप्शंस का मैनिपुलेशन जैसे होता है, ऑपरेटर्स लोग मैनिपुलेट वगैरह करते हैं, फॉरेक्स में मार्केट लोग मैनिपुलेट नहीं करते। फॉरेक्स में मैनिपुलेशन होता है तो ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ही मैनिपुलेशन है। अच्छा, सो वहाँ पे अलग से ऑपरेटर्स नहीं होते? वहाँ पे वेल्स रहते हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं, उसी का हम लोग वेल्स कहते हैं। हाँ, वेल्स रहते हैं ठीक टाइम, ठीक जगह, ठीक जियोपॉलिटिकल इवेंट या फिर नॉर्मल सिनेरियो जब चल रहा होता है फॉरेक्स मार्केट में, ये लोग तभी लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, तभी पंप करते हैं और तभी डंप करते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर का बात जब आ गया तो रिसेंटली इंडिया में एक न्यूज आया था कि जेन स्ट्रीट बोल के एक ऑपरेटर था जो फॉरेन में है। तो इंडियन जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एक्सपायरी रहता है बैंक निफ्टी में, वो एक्सपायरी के दिन बहुत मैनिपुलेट, इतना मैनिपुलेट किया, मतलब 2 का प्राइस 200 पे लेके जाता है वो सब लोग। एंड बाद में जब सेबी इंस्पेक्ट किया वो चीज, वो बाद में पता चला। एंड इसके कारण मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इंडिया से करोड़ों ऑफ रुपीस बाहर चला गया इसके कारण। तो आप क्या बोलना चाहते हैं सर? दिस इज द गेम ऑफ ऑपरेटर। जेन स्ट्रीट एक रजिस्टर्ड है, वो भी वॉल स्ट्रीट में। ठीक है, एंड जेन स्ट्रीट एक हेज फंड है। एंड हेज फंड्स, ये सब वेल्स जो मैं बोल रहा हूँ, द टैग वेल्स, ये सब बेसिकली बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े है वेल्स, राइट? वेल्स, अच्छा, हाँ, समुंदर का जो वेल्स, वो हाँ, वेल्स कैसे खाता है, एक बार में हाँ करते हैं पूरा समुंदर का आधा पानी पी जाएगा। हाँ, वैसे वेल्स, दीज आर कॉल्ड वेल्स। एंड ये सब बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, एंड ये लोग पर्टिकुलर देश का मार्केट टारगेट करते हैं। हाँ, जेन स्ट्रीट इज एन ऑपरेटर वर्क। ठीक है, लेकिन जेन स्ट्रीट में तुमको ये चीज़ देखना पड़ेगा, एंड जेन स्ट्रीट वालों जो लोग इन्वॉल्व थे, जो भी है, उन लोगों को पहले शाबाशी देना पड़ेगा कि हाउ टू फूल एन इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया के सामने से इंडिया को फूल किया। ठीक है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जेन स्ट्रीट को
इसको जो लोग पकड़ सके हैं इंडिया में बैठ के, जिन लोगों ने पकड़ा कि वो सब ट्रेडर्स ऑप्शंस के एक्सपर्ट थे, वो सब ट्रेडर्स को पता, मतलब चार्ट के एनालिसिस इन लोगों ने ऐसा किया था कि पता चल गया कि और था कि कोई पीछे है। उसके बाद ही सेबी का इंटरोगेशन हुआ कि 90% लोगों का पैसा चला गया बाहर, उसके बाद हुआ। लेकिन जो लोग जेन्युइन ट्रेडर थे, हार्डकोर ट्रेडर थे, उन लोगों को पता था कि कोई था। तो शाबाशी देना ही चाहिए as much as हम लोग को वेल्स को देना चाहिए कि इतना वेल्स बंदे लोगों को जो भी वेल्स है, इन लोगों का सब बड़ा बड़ा हेज फंड रहता है। ये लोग सब उन लोगों को ही हायर करते हैं, फाइनेंस के बच्चे ही हायर करते हैं। द डिफरेंस इज एजुकेशन सिस्टम। हम लोगों को यहाँ पे क्लास 12 तक पढ़ना होता है, उन लोगों को क्लास 8 के बाद ही फाइनेंस के अंदर घुसा दिया जाता है। क्वांट का एक अलग दुनिया है उन लोगों का, जो कि हम लोगों के इंडिया में नहीं है। क्वांट फाइनेंस ट्रेडिंग का अलग ही उन लोगों का दुनिया है, इसीलिए उन लोग बहुत बचपन से ही वो लोग पागल हो जाते हैं वॉल स्ट्रीट के लिए। एंड दीवाने हैं, एक से एक बढ़ के ट्रेडर्स है, मुझे सब पता है, मैं देखा भी हूँ, बहुत जन से बात भी किया हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लोग बहुत बचपन से स्टार्ट कर देते, दैट इज द ओनली डिफरेंस। जेन स्ट्रीट का जो मैनिपुलेशन है वो भी मैं दिखा सकता हूँ, वो भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला है। मैथ्स मतलब क्वांट का ही एक फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर। अच्छा, थोड़ा एक्सपोज करते हैं इंडस्ट्री को। तो आप बोले कि एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर आप तो इस जर्नी में ऑलमोस्ट 6 साल हो गए आपका, एंड आपका एक दृष्टिकोण है ट्रेडिंग इंडस्ट्री को लेके, करेक्ट। एंड बहुत सारा यूथ इंडिया में ये सब गुरुज, जो फेक गुरुज है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, अल्टीमेटली कोर्स ले लेता है। तो आप बोले कि राइट जो गुरु है या मेंटर है उसको कैसे चूज करना चाहिए, एंड जो फेक गुरुज है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें? फेक गुरुज क्या होता है? देखो, अभी बहुत ये बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है। फेक गुरुज ये लोग स्क्रीनशॉट्स बना सकते हैं, इमेज कॉपिंग का चीज़ रहता है। किसी भी बंदे का अगर पे आउट आया, उस बंदे का पे आउट का एक पिक्चर लेके वो स्क्रीनशॉट बनाने के या इमेज बनाने के सॉफ्टवेयर पे डाल के अपने नाम पे कोई भी अमाउंट बैठा के ये लोग बना के बोलेंगे मैंने ये पे आउट लिया, मैंने सेल कर दिया। फिर ये लोग मेरे पास आओ, लोग पागल होके जाएंगे कोर्स सेल खाने के लिए। वो लोग कोर्स पढ़ाने के बाद वही एक अच्छा वीक तक पढ़ाएंगे, 1 वीक तक अच्छा पढ़ाएंगे, उसके बाद गैप वगैरह देते ऐसे करके वो लोग एक्सटेंड करेंगे। एंड में जाके कुछ भी पढ़ा के लोग पैसा ले लेते हैं। इंडिया का ऑडियंस को उल्लू बनाना सही है, इसीलिए कोर्स सेलर इंडिया में ही ज़्यादा मिलता है, बाहर नहीं है। ठीक है, एंड जो जेन्युइन ट्रेडर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो या तो सोशल मीडिया छोड़ चुका है या फिर देश छोड़ चुका है। एकदम ओपनली बोल रहा हूँ। आप बोल पाएंगे जो सब मेरे गुरुज थे, मैं आज भी उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हूँ। मेरा गुरु ICT माइकल जे हार्डस्टन था। ठीक है, लोग मुझे उल्टा सीधा बोल सकते हैं, वाला पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे गाली दे सकते हैं कि माइकल जे हार्डस्टन घटिया है, वो कोर्स बेचता है। नहीं, अगर तुमने पढ़ा है ICT, इट्स अ ब्लैक बुक और इट्स अ कार्टल लाइक बाइबल। ठीक है, ट्रेडिंग का बाइबल है। वो 1 या 2 साल में नहीं होता, इट्स कंटिन्यू इवॉल्व होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। ICT जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो सिर्फ ट्विटर पे ही ट्वीट करता रहता है और टेलीग्राम पे। टेक्निकल मतलब एनालिसिस ICT, इट्स अ टेक्निकल एंड बोथ फंडामेंटल एनालिसिस, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। बहुत सारे ट्रेडर लाइक गॉडियर बोल के एक ट्रेडर है इंडिया में, वो बहुत फेमस है। बहुत लोगों ने उसको बहुत कुछ बोला था क्योंकि उसने इंडिया में अपना प्रोफॉर्म लॉन्च करना स्टार्ट किया था। वो प्रोफॉर्म चला भी था, लेकिन आफ्टर ऑल इंडियन लॉस की वजह से उसको बंद करना पड़ा। तो बहुत लोगों ने का पैसा गया था, इसलिए बहुत जन ने गाली दिया था। बहुत लोगों ने उसको कोर्स सेलर भी बोला है, लेकिन वो बंदा ऑलमोस्ट 3 साल के लिए गायब था। ठीक है, सिर्फ इंडिया में 10 से 11 वीडियोस बना के गायब हो गया था। और उसका जो लास्ट वीडियो आया था वो भी 5 घंटे का था, वो भी लेक्चर था एक टॉपिक के ऊपर, वो था बायस एंड नैरेटिव के ऊपर। सो द थिंग इज दैट जो एडुकेटर है और जो जिसको अगर पढ़ना है उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, एंड एडुकेटर जो पढ़ा रहा है उसके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक आप 20 या 30 मिनट में कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अच्छा, सो आपने जैसे बोले द 4 की पिलर्स ऑफ अ गुड ब्रोकर, राइट? तो फॉर अ गुड मेंटर और फॉर अ गुड टीचर हमें क्या क्या उनका बैकग्राउंड पे देखना चाहिए, सो टू नो कि हाँ ये जो पढ़ा रहा है ये जेन्युइन पढ़ा रहा है, कोई ऐसा कोर्स सेल नहीं कर रहा है टू अर्न। फॉर टू नो अ गुड ट्रेडर एंड अ गुड मेंटर कि ये पढ़ा सकता है, और अ गुड एडुकेटर, यू नीड टू सी कि वो कितना लॉस किया है, उसका ट्रेडिंग हिस्ट्री, वो कितना सहा है, वो कितना झेला है। यू कैन नॉट ओनली फोकस ऑन द विन्स, यू नीड टू फोकस ऑन द लॉसेस टू।
तुमको ये देखना पड़ेगा, अगर उसने 10 ट्रेड लिया है तुम्हारे मेंटर ने, तो अगर 10 में से उसने 3 खोया है तो 7 में उसने तो वो 3 खोने का चार्ट डबल बनाया है, वो देखना है।